आप सभी का मानसी एजुकेशन सेंटर पे स्वागत करते हैं। तो हम लोग पॉलिटी का क्लास कर रहे थे, तो इसमें हम लोगों ने राज्यपाल के बारे में इसमें कुछ पढ़ा था। तो राज्यपाल की जो चर्चा है संविधान में आप देखेंगे तो 153 से 159 तक आपको मिलेगा। तो राज्यपाल आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो हम लोगों ने अनुच्छेद जो है 159 तक पढ़ लिया था। तक हमने इसमें पढ़ा था किसमें शपथ की चर्चा है, तो अनुच्छेद 159 में। तो चलिए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि 153 से हमने क्या क्या पढ़ा। तो 153, 154, 55, 56, 57, 58 और 59। तो 53 में क्या था? राज्यपाल की चर्चा, कार्यपालिका शक्ति, निर्वाचन, योग्यता, शर्त और शपथ। तो इतना हम लोगों ने देखा था। तो इसका ट्रिक था राकानी कायो सस। इसका क्या था ट्रिक जो था? राकानी कायो सस। तो ये इसका ट्रिक था राज्यपाल का। तो राज्यपाल की पद के बारे में चर्चा कहाँ आपको मिलेगा? तो अनुच्छेद 153 में, जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। 154 में क्या है? कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी? यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति आपको राज्यपाल में निहित है। 155 में आपको इसकी नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार होगी। तो इसका नियुक्ति आपने देखा था कि ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे काम करते हैं, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल पद पर बने रहेंगे। यानी कि राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार जो है राज्यपाल पद पर बने रहेंगे। 156 में आपने देखा अनुच्छेद, इसमें क्या था? कार्यकाल था। तो कार्यकाल आपने क्या देखा? तो यहाँ पे भी फिक्स कोई कार्यकाल नहीं है। जब पद यहाँ पे राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार है तो कार्यकाल का भी कोई निश्चित नहीं है। हो सकता है 1 साल, 2 साल, 1 महीने, 2 महीने कभी भी चेंज हो सकते हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि कोई भी स्टेट का जो है राज्यपाल कभी भी चेंज हो जाता है। तो ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे है, इसलिए इनको कभी भी चेंज किया जा सकता है। कोई फिक्स्ड कार्यकाल नहीं होता है। जैसा आपने देखा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल फिक्स होता है, यानी कि 5 वर्ष का, लेकिन राज्यपाल का जो है कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। और 57 में क्या देखे थे? योग्यता के बारे में। तो राज्यपाल के लिए क्या योग्यता है? वह भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया नहीं हो, 35 वर्ष का आयु हो। तो ये सभी क्या है? योग्यता है राज्यपाल की। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे? शर्त। शर्त में क्या देखे थे कि जो राज्यपाल है वो कोई भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे आप सदन के बारे में जो बोल रहे हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, तो इसका कोई भी सदस्य जो है राज्यपाल नहीं बन सकता है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे शर्त, एक और शर्त देखा था कि जो है अगर किसी राज्य का राज्यपाल वो बन रहा है तो वह उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका जो संबंध है, यानी कि वहाँ का वो निवासी नहीं होना चाहिए। जैसे अगर बिहार का कोई राज्यपाल बने या फिर यूपी का कोई राज्यपाल बने तो वह उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए, यानी उनका निवास जो है बिहार या यूपी नहीं होना चाहिए जहाँ वो राज्यपाल बनेंगे। उसके बाद हमने क्या देखा? शपथ के बारे में। तो शपथ में हमने क्या देखा कि शपथ जो है इनको कौन दिलाएगा?
तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जिस राज्य में वो राज्यपाल बनेंगे तो वहाँ के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो उनको शपथ दिलाएंगे। तो इतना हम लोगों ने कल की क्लास में देख लिया था। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं और भी राज्यपाल से संबंधित जो भी यहाँ पे अनुच्छेद है उसको हम लोग यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद एक है आर्टिकल 161। तो आर्टिकल 161 में क्या कहा गया है? तो राज्यपाल से ही संबंधित है। तो इसमें क्षमादान की शक्ति दी गई है। क्षमादान शक्ति किसको दी गई है? राज्यपाल को, यानी कि राज्यपाल को क्षमा करने की शक्ति दी गई है। तो ये शक्ति किसको मिला है? राज्यपाल को मिला है। तो किसको क्षमा करेंगे? कोई भी नागरिक हो सकता है उस राज्य का, ठीक है। तो उस राज्य का कोई भी नागरिक है, अगर राज्यपाल को लगेगा कि इनको क्षमा कर दिया जाए तो वो क्षमा करेंगे। जैसा आपने राष्ट्रपति के केस में देखा था, जैसा आपने अनुच्छेद जो है 72 में देखा था, क्षमादान था किसका? राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति का क्षमादान आपने देखा था कि कोई भी नागरिक हो भारत का, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि इनको क्षमा करना चाहिए तो बिल्कुल क्षमा कर सकते हैं। कोई भी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा अपराधी हो या तो इंसान हो, अगर राष्ट्रपति के नज़र में वो अच्छा है, यानी कि राष्ट्रपति को लगे कि इनको क्षमा करना चाहिए तो कर सकते हैं। और राष्ट्रपति किन से सलाह लेंगे? उनको बताएगा कौन कि इनको क्षमा करना चाहिए या नहीं, इनके बारे में जानकारी चाहिए। तो राष्ट्रपति जो है गृह मंत्री से वहाँ से कुछ मतलब ऐसा उसके बारे में पता करेगा। तो गृह मंत्री से ऑर्डर लेगा कि गृह मंत्री से मतलब पूछताछ करेगा कि किस प्रकार है, क्या केस है, क्षमा करना चाहिए। तो गृह मंत्री हो सकता है उनको सुझाव दे कि नहीं, इनको अच्छा आदमी है, शायद गलतियां हो पर इनको क्षमा करना चाहिए। तो आपने राष्ट्रपति के केस में देखा था कि यहाँ पे कोई भी तरह का सजा हो, आपने सजा कई तरह के होते हैं, जिसे आप देखते हैं फांसी की सजा हो, उम्र कैद हो, ठीक है, उम्र कैद हो, फांसी की सजा हो, सेना का कानून हो, मार्शल लॉ हो, ठीक है। तो राष्ट्रपति को जो दिया गया है कि राष्ट्रपति कोई भी सजा को माफ कर सकता है, यानी कि फांसी हो, उम्र कैद हो, सेना का कानून हो। अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि कोई भी सजा को माफ कर सकता है, राष्ट्रपति को ये अधिकार पावर दिया गया है। तो ये जो अधिकार मिला है, तो राष्ट्रपति जो है सलाह किससे लेगा? गृह मंत्री से। गृह मंत्री से सलाह लेगा कि क्या ये सजा माफ करनी चाहिए। तो गृह मंत्री जैसा सुझाव देगा राष्ट्रपति उस प्रकार काम करेंगे। राष्ट्रपति आदमी किसका है? गृह मंत्री का, मंत्री परिषद का आदमी है, उसी से संबंधित है, तो उसी का आदेश मानेगा, ठीक है। वो अपने स्वविवेक से कुछ नहीं करेगा। जब भी इस तरह का मामला होगा माफ करने का, या तो उम्र कैद को, या तो कुछ जैसे अगर किसी को फांसी का सजा मिला है, अगर फांसी की सजा को राष्ट्रपति चाहे तो कम कर सकता है, उम्र कैद में बदल सकता है, 10 साल की सजा को 2 साल कर सकता है। तो इस तरह का जो काम है वो राष्ट्रपति सलाह लेगा गृह मंत्री से। तो गृह मंत्री से सलाह लेकर ही ये सब काम करेगा। तो यहाँ पे तो राष्ट्रपति की चर्चा ने, हमको राज्यपाल के बारे में जानना है कि राज्यपाल जो है किस प्रकार क्षमा, यानी कि जो क्षमादान शक्ति है किस प्रकार प्रयोग करता है। तो हम लोग चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो हमें पता करना है कि राज्यपाल को कौन कौन जो सजा है राज्यपाल माफ कर सकता है। तो आप देखेंगे सिविल मामला,
सिविल केस, सिविल केस से जो भी सज़ा मिलेगा, जैसे हो सकता है 2 साल की सज़ा हुआ हो, 1 साल की सज़ा हुआ हो, ऐसे मतलब क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, आपराधिक मामले नहीं होना चाहिए। आप जैसे कहेंगे एक होता है फांसी की सज़ा, फांसी हुआ, या फिर हो गया सेना का कानून, सेना का कानून, तो ये दोनों सज़ा छोड़ करके इसको माफ़ नहीं कर सकता है, सिर्फ सिविल को कर सकता है। राज्यपाल जो है अनुच्छेद 161 के अनुसार आप देखेंगे तो सिर्फ सिविल केस को ही यानी क्षमा कर सकता है। फांसी की सज़ा या तो सेना का कानून की सज़ा राज्यपाल को अधिकार नहीं दिया गया है कि इस पर कुछ वो हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो वही केस में आपने राष्ट्रपति को देखा था कि राष्ट्रपति जो है कोई भी केस हो, यानी कि सिविल हो, क्रिमिनल हो, कुछ भी हो, सेना का कानून हो, वो सारे केस को माफ़ कर सकता था। तो यहाँ पे राज्यपाल को वो इस दोनों में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए मनाही किया गया है। फांसी या तो सेना का कानून, सिर्फ सिविल केस को ही माफ़ कर सकते हैं। कहा गया है किसमें, 162 में, तो इसमें क्या कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करेगा। कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करेगा इसमें, यानी कि जो कार्यपालिका की शक्ति है उसको विस्तार करेगा, राज्यपाल करेगा। फिर आर्टिकल आप देखते हैं 163 में जो है राज्यपाल के लिए सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद गठन किया जाएगा। का गठन किया जाएगा। तो मंत्री परिषद क्या होगा, अनुच्छेद 163 में जो है मंत्री परिषद क्या होगा, किसी राज्य में आपने जैसे केंद्र में देखा था कि मंत्री परिषद वहाँ क्या था, यानी कि लोकसभा में, ठीक है। तो लोकसभा के राज्य में भी आपको कहीं कहीं 2 सदन देखने को मिलेगा। 6 राज्य में 2 सदन है, जैसे एक में आपको विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा या विधान परिषद जो होगा, ये विधानसभा जो होगा राज्यपाल की सहायता के लिए काम करेगा। जैसा कि आपने पढ़ा था कि अगर कानून बनाना है तो बिल आएगा विधानसभा या विधान परिषद से, और दोनों सदन से पास होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा उसकी सहमति के लिए, तब कानून बनेगा। तो अनुच्छेद 163 में इसी की चर्चा की गई है कि मंत्री परिषद होना चाहिए। जैसा आपने देखा था अनुच्छेद 74 में, आपने पीछे पढ़ा है कि वहाँ एक मंत्री परिषद का गठन होगा, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। और अनुच्छेद 163 में आपने यहाँ देखा कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। तो यहाँ पे मंत्री परिषद कौन होगा, जिसका अध्यक्ष कौन होगा, मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। इसमें राज्य में कौन होगा हेड, मुख्यमंत्री होगा। और आप देश में देखेंगे तो वहाँ पे मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और राज्य में मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। कहते हैं 164, तो इसमें जो है अन्य मंत्री की नियुक्ति जो है कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, मुख्यमंत्री के आदेश पर।
अन्न मंत्री की नियुक्ति करेगा। जैसे 163 में जो है मंत्री परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, तो अन्न मंत्री की जो नियुक्ति होगा कौन करेगा? राज्यपाल करेगा मुख्यमंत्री की सलाह पर। कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। शपथ कौन दिलाएगा मुख्यमंत्री को? नियुक्त करने का मतलब होता है शपथ दिलाना। तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रकार जो है मुख्यमंत्री का जो शपथ है राज्यपाल दिलाएगा। तो आर्टिकल जो है 165 में क्या है? तो आर्टिकल 165 में आपको महाधिवक्ता, कौन है? महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल की चर्चा है। कौन है? महाधिवक्ता की चर्चा है, यानी एडवोकेट जनरल। तो इसका क्या काम है राज्य में? आपने केंद्र में देखा था, आपने केंद्र में क्या देखा था? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल आपने केंद्र में देखा था। और अटॉर्नी जनरल आपने अनुच्छेद 76 में देखा था। यहाँ पे कौन है? एडवोकेट जनरल। वहाँ पे महान्यायवादी थे। महान्यायवादी का जो काम केंद्र में है, वही काम जो है एडवोकेट जनरल का राज्य में होगा। राज्य में वही काम होगा। तो इसका काम क्या है? इसकी नियुक्ति कौन पहले करता है, इसको देख लेते हैं। तो इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल। और इसका पद जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पे काम करेगा। राज्यपाल जब तक चाहे इसको रखेगा। महाधिवक्ता का मतलब हुआ एक वकील, आप मान लीजिए। जैसे आपने बिहार राज्य में देखा था कि बिहार में या तो कहीं भी विधानसभा तो हर एक स्टेट में होगा, लेकिन बिहार में यूपी में विधान परिषद होगा। यहाँ विधानसभा विधान परिषद दोनों होगा। तो ये कानून किस विषय पर बनाएगा? मान लिया जाए ये यूपी का है, यूपी का ये विधानमंडल है, विधानमंडल यूपी का है। तो विधानमंडल यूपी का है, तो यहाँ पे कोई कानून बनाना है। कोई पहले बिल आएगा, कोई बिल आया, मान लिया जाए विधानसभा से आया कोई बिल, ठीक है। मान लिया जाए एक बिल आया विधानसभा में, उसको पारित करना है। कोई नियम कानून कि चलिए यहाँ पे शादी में दहेज नहीं लेना है, मान लिया जाए कोई कानून पारित हुआ विधानसभा से, और उसको विधान परिषद से भी पारित करा दिया गया कि हाँ कानून बनेगा। विधानसभा विधान परिषद से पारित हो गया कि दहेज में यानी कि शादी में दहेज नहीं लेना है। तो फाइनली किसके पास जाएगा? राज्यपाल के पास। राज्यपाल इस पर सहमति देंगे यानी साइन कर देंगे, तो ये कानून बन जाएगा। अभी ये यहाँ पे कानून नहीं था, यहाँ बिल था। बिल लाया गया विधानसभा या विधान परिषद में, यहाँ से पास किया गया। दोनों सदन जब पास कर दिया गया तो फाइनली आया राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल भी साइन कर दिया कि हाँ ये अच्छा कानून है। तो इस पर फिर क्या हो गया? एक्ट बन गया, कानून। कानून बन गया तो फिर क्या हुआ कि सभी जनता ने कहा नहीं ऐसा तो नहीं होगा, ये परंपरा पिछले कई सालों से चलती आ रही है, तो आप इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। तो उस कानून को किस प्रकार वो
बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार किस प्रकार करेंगे, कहाँ जाकर बोलेंगे कि इस कानून को आप वापस लीजिए, और जनता की बात कैसे सुना जाएगा। आप विधानसभा में बोलेंगे, विधान परिषद में बोलेंगे तो वहाँ से नहीं सुना जा सकता, क्योंकि यहाँ से तो खुद पास हुआ है। पास हुआ है तो फिर यहाँ आपकी बात कैसे सुनी जाएगी। तो आप कहाँ जाएंगे, तो आपको कहीं न्यायालय जाना होगा कि देखिए ये कानून गलत है। आप अभी दहेज पे रोक लगा रहे हैं, पिछले कई सालों से ये चलती आ रही है, तो अभी क्यों इसको हटाया जा रहा है। तो आप कहाँ जाएंगे इसके लिए, इस कानून के लिए? आप अदालत जाएंगे, अदालत जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो अदालत जाएंगे, हाई कोर्ट, तो फिर आप तो अपना जो है याचिका दायर कर दिए कि नहीं ये कानून वापस होना चाहिए। तो वापस होना चाहिए तो आपकी तरफ से तो आपने वकील रखा उसको अपने पक्ष से, तो फिर सरकार की तरफ से कौन आएगा। सरकार को भी तो अपना बचाव करना है, तो सरकार अपने बचाव के लिए किसी को तो लाएगी, और ऐसा वैसा वकील नहीं लाएगी। वो तो हाई कोर्ट का जो जज है उनके बराबर का उनको वकील चाहिए, तभी इस पर सही से चर्चा हो पाएगा। तो इसी के लिए जो है महाधिवक्ता को नियुक्त किया जाता है। ये क्या करेगा, राज्य सरकार की ओर से ये कार्यवाही में भाग लेगा, यानी सरकार की बचाव करेगा। तो सरकार की बचाव करने के लिए जो है एडवोकेट जनरल आएगा यहाँ पे, वो सरकार की बचाव करेगा कि हाँ, वो बोलेगा यहाँ कि नहीं ये कानून सही है, दहेज उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, कई महिलाओं की इससे जान जा रही है, लोग की शादियाँ नहीं हो पा रही है, गरीब लोग ऐसे ही इसमें परेशानी में है। तो इसमें जो है सरकार का पक्ष कौन रखेगा, सरकार का पक्ष रखेगा एडवोकेट जनरल, और इधर से अपना कोई आम नागरिक हो सकता है वो अपना पक्ष रखेगा। तो इसके लिए इसकी नियुक्ति की जाती है, जो कि आर्टिकल 165 में है। तो आपने जैसा अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का जो देखा था कि वो केंद्र सरकार की ओर से जो है वो अपना पक्ष रखता है, और यहाँ पे राज्य सरकार की ओर से कौन रखता है पक्ष, तो यहाँ एडवोकेट जनरल रखता है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे कि एडवोकेट जनरल का क्या काम है। जैसा आपने देखा होगा कि ये फलना नाम वर्सेज बिहार राज्य सरकार, फलना राज्य वर्सेज यूपी सरकार। तो ऐसा मतलब यूपी सरकार मतलब कौन, यूपी सरकार कौन है, यूपी सरकार की तरफ से कौन लड़ेगा, तो एडवोकेट जनरल। तो ये मतलब सरकार की तरफ से, यानी राज्य सरकार की तरफ से ये वकील का काम करेगा। ये कोई भी न्यायालय जो होगा, उच्च न्यायालय, उसमें ये लड़ने के लिए स्वतंत्र है, कहीं भी आप इनको न्यायालय से संबंधित काम करवा सकते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं इससे कुछ और आगे हम लोग। जो है ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ना तो विधानसभा का होता है और ना ही विधान परिषद का होता है। महाधिवक्ता जो होता है एडवोकेट जनरल, वो ना ही विधानसभा और ना ही विधान परिषद का सदस्य होता है, लेकिन इसकी कार्यवाही में भाग ले सकता, कार्यवाही में भाग ले सकता है। क्या कर सकता है, इसमें भाग ले सकता है, विधान परिषद या विधान सभा में। महाधिवक्ता जो है विधानसभा या विधान परिषद में भाग ले सकता है, लेकिन शर्त ये है कि इसमें ये वोट नहीं डालेगा, वोट नहीं डाल सकता है। सिर्फ कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वोट डालने का अधिकार इसको नहीं है। क्या है, वोट डालने का अधिकार नहीं है। समझ गए होंगे।
तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं रहने देते हैं। तो आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे। जय हिंद।